अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेंशन्स थी उनमें अब एक पीक पॉइंट आया है, और पीक पॉइंट ऐसा है कि आप भी सुनकर परेशान हो जाएंगे कि जो बांग्लादेश की ट्रूप्स हैं उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेड किया है, यानी कि इंडिया की जो एरियाज है उनके अंदर वो घुस गई। और उसके बाद क्या हुआ वो आगे चलकर आपको बताते हैं। और दूसरा बात करेंगे कि पाकिस्तान की गिड्स और एक सऊदी कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये एग्रीमेंट बहुत ज्यादा अहम हो सकता है। इसका जो पोटेंशियल है वो इवन लीड कर सकता है कि फतेह 2 रॉकेट सिस्टम सऊदी अरेबिया खरीद ले। तो इन दो टॉपिक्स पर बात करते हैं। पहला बात कर लें तो रिसेंटली हम जानते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान काफी ज्यादा टेंशंस चल रही हैं। इस पर रिसेंटली हमने वीडियो सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई हुई है, और हमने सारा बैकग्राउंड समझाया हुआ है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त टेंशंस चल क्या रही हैं। तो दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और हमारे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां भी हम जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड रिलायबल एंड कंप्रीहेंसिवली चीजों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेंशंस है वो चिन्मयी दास के अरेस्ट होने के बाद शुरू होती है। चिन्मयी दास पर बांग्लादेशी सोर्सेज ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने बांग्लादेशी झंडे की बेहुरमती की, और कुछ सोर्सेज के मुताबिक वो इंडियन एजेंसीज के लिए काम कर रहे थे बांग्लादेश में डिस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। रिसेंटली बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस चीज का ऐलान किया कि बांग्लादेश किसी भी किस्म के इंडियन एग्रेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। मिलिट्री इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ये भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि बांग्लादेश ने अपने रिसेंटली खरीदे गए टर्किश साख्ता TB2 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को इंडियन बॉर्डर के नजदीक तैनात कर दिया है। इसी दौरान दोस्तों, इंडियन मीडिया सोर्सेज ने यह क्लेम किया है कि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स, जैसे कि पाकिस्तान में रेंजर्स होती है, फ्रंटियर कोर होती है, इंडिया में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि BSF होती हैं, तो इस तरह जो बांग्लादेश में पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं बॉर्डर पर तैनात, तो उन्हें BJP कहा जाता है। तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने इंडियन असम के एरिया में इन्वेड किया, यानी कि असम के एरिया में जो भारतीय बॉर्डर है उसको क्रॉस किया, और इंडियन एरिया के अंदर बांग्लादेशी बॉर्डर के बहुत करीब ही एक टेंपल को रेनोवेट किया जा रहा था। वो काम रुकवा दिया बांग्लादेशी ट्रूप्स ने। अब इसके मुताबिक बांग्लादेशी साइड का ये क्लेम है कि जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान 1971 से लेकर आज तक एक मुआहदा चलता आ रहा है कि बॉर्डर के बहुत ज्यादा नजदीक जो जीरो लाइन होती है उसके बहुत ज्यादा नजदीक ना तो इंडिया कोई क्रिटिकल किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करेगा, ना ही बांग्लादेश करेगा। यानी कि ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी ऐसा टेंपल या कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जाएगा जिससे दोनों कंट्रीज को ऐसा लगे कि कोई जंग की तैयारी हो रही है। लेकिन इससे पहले भी हम बॉर्डर पर इस तरह के मामला देख चुके हैं कि मालदा के रीजन में, जयपुर हट के रीजन में बांग्लादेश और इंडियन ट्रूप्स का आमना सामना हो चुका है, और ये आमना सामना अक्टूबर-नवंबर के महीनों में ही हुआ है। और इस पर हमने मेन चैनल AM रात पर डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये बहुत बड़ी चीज है कि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बांग्लादेशी ट्रूप्स ने इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके अंदर चली गई और उन्होंने जो एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वहां हो रही थी उसको रुकवा दिया। एक तरफ तो ये इंडिया की कमजोरी भी दिखा रहा है कि बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क, उसकी मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेज इंडिया के इलाके असम के अंदर गई और उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया। और BSF कहां थी उस वक्त, और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं रोक पाई? तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि बांग्लादेश यहाँ इस बात पर ठीक था या सही साइड पर था, इस वजह से इंडियन साइड पर भी वो कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। लेकिन अब इस चीज को अगर पॉलिटिकल वे में लिया जाएगा तो जाहिर बात है इससे टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं आने वाले वक्त में। यही वो चीज है जिसको कुछ अरसा पहले ही ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान ने भी पॉइंट आउट किया था कि इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ कोई मिलिट्री एग्रेशन कर सकता है, और उससे बचने के लिए उन्हें पाकिस्तान से, तुर्किया, चाइना जैसी कंट्री से वेपन्स लेने पड़ेंगे। और उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में उन्होंने नाम लिया था GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट का, क्योंकि वो बांग्लादेशी एयरफोर्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखना चाह रहे हैं। अब इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रिसेंटली गिड्स और सऊदी अरेबिया की अल जस्सार ग्रुप के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ये एग्रीमेंट बुनियादी तौर पर किस बारे में साइन किया गया है इसकी अभी ऐसे कोई डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन अल जस्सार ग्रुप के बारे में बताते चलूं कि ये आर्टिलरी एमुनिशन बनाता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बनाता है, और इस तरह का जो आर्मी का एमुनिशन होता है वो बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज्यादा आम चीज है कि अक्सर औकात क्या होता है कि जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं तो उनमें जो फ्रंट फेस होता है वो कंपनीज होती हैं। जैसा कि इंडिया ने अगर कोई चीज खरीदनी है, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने, तो अडानी ग्रुप के जरिए या अंबानी के अंडर जो कंपनीज हैं उनके थ्रू वो पूरी डील्स को आगे लेकर चला जाता है। तो यहाँ बहुत से सोर्सेज ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई मिलिट्री इक्विपमेंट सेल करने वाला है सऊदी अरेबिया को, तो उसके लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, और उसके लिए जो फ्रंट मैन है ये दो कंपनीज है, पाकिस्तान की तरफ से गिड्स और सऊदी अरेबिया की तरफ से जिस्सार ग्रुप। इससे पहले जनवरी 2024 में ये चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं
कि सऊदी अरब इंटरेस्टेड है पाकिस्तान से फतेह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम खरीदने में। तब उस डेवलपमेंट पर हमने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी और अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसे रिपोर्ट किया था। इस वक्त सऊदी अरेबिया के पास जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं वो आई बिलीव कुछ साउथ कोरियन साख्ता है, अमेरिकन साख्ता और इनके पास आई बिलीव रशियन साख्ता भी टोर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद है और इनकी मिला जुलाकर जो रेंजेस हैं वो 80-90 किलोमीटर इतनी ही है, 100 किलोमीटर तक भी नहीं पहुंचती। तो फतेह 1 भी अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को तो उसकी रेंज भी 140 किलोमीटर होगी। मतलब जितने भी इस वक्त इनके पास रॉकेट सिस्टम्स हैं उनसे काफी ज्यादा रेंज और ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा फतेह 1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। और अमेरिका के या रशिया के मामले में देखा जाए तो स्पेयर पार्ट्स का अक्सर मसला बन जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया ये चीजें खरीदता है तो स्पेयर पार्ट्स का मसला ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी स्पेयर पार्ट्स के मामले पर आज तक ना तो नाइजीरिया को तंग किया JF-17 या दूसरे मुख्तलिफ इक्विपमेंट के मामले में, या इवन इराक भी पाकिस्तान से मिलिट्री इक्विपमेंट लेता है, ना ही आज तक वो तंग हुए स्पेयर पार्ट्स के मामले में। तो उस मामले में भी पाकिस्तान की साइड काफी सिक्योर रहती है। लेकिन अगर इस तरह का कोई बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, यानी कि इसकी डिटेल्स आगे अगर इस तरह की निकल कर आती हैं कि पाकिस्तान से फतेह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम सऊदी अरेबिया खरीद लेता है, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। और रिसेंटली एक बहुत बड़ा बूस्ट भी देखा गया है पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में, जिस तरह खुद मुख्तारी की तरफ पाकिस्तान गया है, इंडिपेंडेंस आई है पाकिस्तान की डोमेन में कि हर चीज दूसरे मुल्कों से नहीं खरीदनी पड़ी। बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो पाकिस्तान खुद डेवलप कर चुका है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।